जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट देखने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए। जो आपका साथियों एनटीपीसी एग्जाम होगा, जो आपकी शिफ्ट होगी, उस शिफ्ट में साथियों कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हूबहू साथियों वही सवाल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, जैसे आपके एग्जाम में 40 सवाल आएंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर के, वैसे 40 सवाल आपको कराऊंगा और आप चेक करिएगा कि इन 40 सवाल में से आपके कितना स्कोर रहता है, कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं, और जितने क्वेश्चंस आपको नहीं आते ना, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले साथियों 40 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर के। तो पहला सवाल है, कह रहे कि भारत की महान साहित्यिक कृति मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम ये किसकी रचना है? तो ये तो साथियों कालिदास की रचना है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साहित्यिक कृति रत्नावली ये किसकी कृति है? तो रत्नावली की अगर बात करें, ये हर्षवर्धन की कृति है। सही जवाब आपका ए होगा। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो साथियों राजेंद्र चोल जो थे, ये चोल वंश के अंतिम शासक थे। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने ही सातु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उसके बाद देखिए पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो मैं कहूंगा गोपाल जो थे, ये पाल वंश के पहले राजा थे। अगला सवाल देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो अगर आपका जवाब 1576 है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके कौन सम्राट एक तरीके से अगर बात करें अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। साथियों जो राजस्व मंत्री थे ना, वो टोडरमल थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अहमदनगर किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी? क्या आपसे साथियों पूछा जा रहा है, कह रहे कि अहमदनगर की किस रानी ने? तो मैं कह सकता हूं यहां पर चांद बीबी ने। अहमदनगर की ये रानी थी साथियों चांद बीबी, इन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी। उसके बाद देखिए किसे खाने खाना के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये उपाधि है साथियों, ये उपाधि किसको दी गई थी? तो बैरम खां को साथियों ये उपाधि दी गई थी। आंसर आपका सी होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। उसके बाद देखिए करके ग्रांड ट्रैंक रोड का पुनर्निर्माण साथियों किसने करवाया था? देखिए यहां पर अगर बात करें, दो गवर्नर जनरल के नाम आता है। एक तो नाम आता है साथियों ऑकलैंड का, है ना, और एक नाम आता है साथियों डलहौजी का। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे हैं कि धर्म सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे साथियों? राधा कांत देव इनका नाम था और ये धर्म सभा के संस्थापक थे। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य का नाम क्या था, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना साथियों कब की थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जवाब 1828 है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए राजा राममोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है? देखिए राजा राममोहन राय ने एक गिफ्ट टू मोनोथिस नामक पुस्तक लिखी थी, बात बिल्कुल सही है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, नहीं साथियों, आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वो सभी मानवों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राजा राममोहन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर बी वाला कथन गलत है। यानी कि कब राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, 1828 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया। तो साथियों कब किया गया? 1935 में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? तो कब बना साथियों आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को साथियों भारत एक संप्रभु गणतंत्र राज्य बना। उसके बाद देखिए करके ब्रिटिश सरकार को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? ब्रिटिश सरकार जो थी ये भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आपको क्या बताना है साथियों? 1946 आपको बता देना है ना। 1946, 1947 नहीं, 1946 आपका आंसर होना चाहिए। अगला देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? तो साथियों किस समय हो रहा था? लगभग आधी रात हो रही थी, बिल्कुल साथियों आधी रात आपका आंसर होगा। कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है? तो हमें और आपको साथियों राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार की अगर बात करें, अनुच्छेद 19 का एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हमें और आपको दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार
वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जा सकता है? सार्वजनिक खाता नहीं, समेकित खाता नहीं साथियों, इसको बजट कहा जा सकता है। बजट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अगर बात करते हैं अनुच्छेद 66 की, तो ये अनुच्छेद साथियों उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है। अगला देखिए, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया? तो यहां पर अगर बात करें साथियों अनुच्छेद 21 आप लोग याद रखेंगे। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात अनुच्छेद 21 में कही गई है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सबसे ज्यादा थी? तो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो मोरारजी देसाई साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के संसद के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं? तो रक्षा सेवाओं की बात की गई तो साथियों रक्षा मंत्री आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का मतलब क्या होता है साथियों बताइए? तो सदन का नेता सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य हो सकता है? नहीं। सदन का नेता प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री हो सकता है? बिल्कुल सही साथियों, प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है सदन का नेता, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अटल बिहारी वाजपेयी की रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, श्री मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो आप लोग याद रखेंगे है ना, ये कभी भी लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे, मनमोहन सिंह। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था मुझे बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो अगर बात करते हैं साथियों गंगा की शार्क मछली, स्टार कछुआ, नहीं साथियों गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है यही तो है साथियों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। उसके बाद देखिए किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मध्य प्रदेश की बात चल रही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कमल किस राज्य का फूल है? तो ओडिशा का, पंजाब का, मणिपुर का या साथियों कर्नाटक का? आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक का राज्य फूल है साथियों कमल। उसके बाद देखिए कह रहे झारखंड का राज्य फूल कौन सा है? तो झारखंड का साथियों अगर बात करें तो पलाश है, पलाश आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे कि बुनरूश का फूल किस राज्य का राज्य फूल है? तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागालैंड है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आंध्र प्रदेश का राज्य पशु की अगर बात करें तो कौन सा है? आप लोग याद रखेंगे काला हिरन है। काला हिरन ये आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात करें तो आप लोग याद रखेंगे बैकाल झील है। अगला देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपिरियर झील है। सुपिरियर झील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो किसकी बात चल रही है? बेरिंग जल डमरू के बंध की बात चल रही है। आंसर आपका डी होगा। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल है? मैं कहूंगा लेपुलेख दर्रा है, नाथुला दर्रा है, शिपकीला दर्रा है, लेकिन खैबर दर्रा नहीं। अब नहीं है तो यही आपका 7वां आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद साथियों यहाँ पर से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि हवा महल की अगर बात करें, हवा महल कहाँ पर है? राजस्थान में है। चार मीनार कहाँ पर है साथियों? तेलंगाना में है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नहीं, बिहार में नहीं साथियों, ये गुजरात में है। इसलिए आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में GERMAN को HDSLBM लिखा जाता है, तो एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा? यानी कि EXPAND को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर साथियों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्लेस वैल्यू, जैसे कि A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है। ऐसी अगर बात करें G 7 पर आता है, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है, M 13 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है। तो आप देखो ये साथियों 8 पर आता है और D 14 पर आता है, S 19 पर आता है, L 12 पर, B 2 पर और साथियों M 13 पर। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 हो गया, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि 1 घटाया गया है। फिर 18 से 19 हुआ, 1 बढ़ाया गया, 13 से 12 हुआ, यानी कि 1 बढ़ाना, 1 घटाना, 1 बढ़ाना, 1 घटाने वाली प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है।
तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही प्रक्रिया होगी। सबसे पहले बढ़ाया गया है एक, तो एक बढ़ाओगे सातों एफ आ जाएगा। अब इसमें से सातों एक घटाओगे तो यानी कि एफ और क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। एक बढ़ाओगे पी के बाद क्या आता है, सातों क्यू आता है। एक घटाओगे तो सातों जेड आ जाएगा। एक बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। एक घटाओगे सी आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, एफ डब्ल्यू क्यू जेड ओ सी, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर गैर निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न आकृति के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि देखिए सबसे पहले ये आकृति है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये सब ऐसे हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ये पंचभुजाकार यहाँ पर है। अच्छा ये जो हुआ है ये ऐसे करके ऐसे हुआ है इसका मुंह, ये देखिए इधर की तरफ, है ना। मतलब पहले ऊपर फिर बाईं तरफ हो गया और फिर दक्षिण में हो गया, फिर ऐसे हो गया, है ना। फिर ऐसे तो हुआ और फिर कैसे होगा, फिर ऐसे हो गया। तो जाहिर सी बात है अब इसका मुंह इस तरफ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से साथियों यहाँ पर बनेगा ऐसे करके, है ना। कुछ ऐसे करके यहाँ पर बनेगा। तो ये कहाँ पर, यहाँ पर है नहीं साथियों, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर तो है लेकिन एक यहाँ पर ऐसे है और एक यहाँ पर ऐसे, दोनों ऐसे होना चाहिए। तो कुल मिला के आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए यानी कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें श्रृंखला पूरी हो सके। यानी कि आपको बताने कि यहाँ पर कौन से चार लेटर आएंगे, फटाफट बताइए साथियों। सबसे पहले एन आर टी एस से जे एन पी ओ हो गया है, उसके बाद एफ जे एल के हो गया, उसके बाद बी एफ एच जी हो गया। तो कौन से चार लेटर यहाँ पर आएंगे। देखिए एन की अगर बात करें, एन 14 पर होता है, आर 18 पर होता है, टी 20 पर होता है, एस 19 पर होता है। जे की अगर बात करें, जे साथियों, या एक काम करिए ऐसे कर लीजिए, एन 14 पर होता है, एन 14 पर होता है, जे 10 पर होता है। तो चार घटाया गया है, जे में चार घटाया गया है साथियों, क्या एफ आ गया है यहाँ पर, एफ में चार घटाकर बी आ गया है। अब बी में साथियों चार घटाओगे क्या आ जाएगा, ए को हटाओ, जेड को हटाओ, है ना। देखिए अब क्या है साथियों, बी है, इसमें चार घटाना है तो ए आ जाएगा, है ना। उसके बाद साथियों जेड आ जाएगा, वाई आ जाएगा, मेरे ख्याल से एक्स आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक्स हो गया। उसके बाद आर 18 पर होता है, एन हो गया, फिर से चार घटाया गया और फिर से चार घटाया गया, जे हो गया, जे में चार घटाओगे एफ आ गया है। तो अब यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो एक्स बी कहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि एस यू एन एस ई टी से डबल टी ओ टी डी यू लिखा जाता है, एम डबल ओ एन आर आई एस सी से डबल एन ट्रिपल एन ओ एस एच टी डी लिखा जा सकता है। तो स्टार से साथियों क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए कभी भी अगर आपको बहुत सारे लेटर्स आए, ऐसा लेटर दे दिया जाए फिर दोबारा भी यही आए, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एस का कोड होगा कुछ। एस का कोड क्या है साथियों, ऐसा तो नहीं है साथियों, देखिए अच्छा एस का कोड यहाँ पर टी भी है और फिर यू का कोड भी टी है। एक काम करिए, अगर ऐसे आ जाता है तो ऐसे हम कर लेते हैं, है ना। एस का कोड साथियों टी हो जाएगा, देखिए, और टी का कोड, अच्छा फिर टी का कोड फिर क्या हो जाएगा, टी यहाँ पर, यह टी का कोड यू हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर बात करें ए का कोड, देखिए जरा, ए यहाँ पर कहीं पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, तो ये वाला लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा। हम फिर वही प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक ढूंढते हैं। जैसे कि एस जो होता है वो 19 पर होता है, यू आपका 21 पर होता है, एन 14 पर होता है, एस 19 पर होता है ना। और ई आपका 5 पर होता है, टी 20 पर होता है। इसकी अगर बात करें तो टी 20 पर, फिर टी 20 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और डी 4 पर और यू सातों 21 पर। अब देखिए यहाँ 19 से 20 हुआ है, फिर 21 से 20 हुआ है, फिर 14 से 15 और फिर 19, मतलब एक यहाँ पर घट रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर देखिए, है ना, 13 पर होता है, 14 हो गया है, फिर ये 15 पर होता है, 14 हो गया। यानी कि एक बढ़ने वाला एक घटने वाला मैटर यहाँ पर चल रहा है। चलिए तो सबसे पहले क्या किया गया है, एक बढ़ाया गया, यहाँ पर भी एक बढ़ाया गया। तो इस 19 पर होता है, 20 पर क्या होता है, टी टी 20 पर होता है, अब एक घट जाएगा, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए जरा, अच्छा एक बढ़ाया और फिर एक घटाएंगे यहाँ पर, तो फिर तो एस आना चाहिए साथ, तो यहाँ पर, है ना। फिर क्या दिक्कत हो रही है, देखिए एस 19 पर होता है, 20 हो गया, एक बढ़ाया गया, यू 21 पर होता है, यू से टी हुआ है ना, एक घटाया गया है। अच्छा ठीक है,
तो यहाँ पर फिर साथों ऐसा लॉजिक लगेगा जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, देखिए आप लोग यहाँ पर अगर बात करें, एक क्या किया गया है, सबसे पहले तो बढ़ाया जा रहा है तो बढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ पर अगर घट नहीं रहा है तो फिर यहाँ पर ही मजबूरन में हमें बढ़ा देना होगा, यानी कि टी में साथों एक बढ़ाएंगे तो यू ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करें, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बढ़ाते हैं तो बी आता है और बी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर यहाँ पर घटा देंगे, घटा दिया। अब यहाँ पर घटेगा या बढ़ेगा, अगर हम यहाँ पर घटाते हैं तो क्यू आएगा, लेकिन क्यू भी कहीं पर नहीं है तो फिर यहाँ पर भी घटेगा नहीं, फिर आप साथ हो यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर क्या आ रहा था z, और यहाँ पर अब बढ़ेगा तो s आ जाएगा। तो टी यू जेड एस कहां पर लिखा है, देखिए जरा, टी यू जेड एस ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, यहाँ पर टी लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को, और आप लोग मुझे बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए साथियों, आपसे ऐसा एक सवाल, कम से कम एक सवाल और ज्यादा से ज्यादा दो सवाल साथियों पूछे जा सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को आप लोग देखिएगा, है ना, क्योंकि इसी पर आधारित आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के कोनों पर बैठे। तो साथियों सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे जो पंचभुजाकार टाइप की होगी। तो एक टेबल साथियों ये हमने बना ली, है ना, एक टेबल ये हमने बना ली, पंचभुजाकार टाइप की टेबल है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, है ना, पंचभुजाकार। तो अब उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे यहां पर साथियों कहा जा रहा है कि सभी मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि सभी का मुख इस तरफ है। वो कह रहे कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सतपाल नागेश के बाएं और बगल में बैठा है, अकरम सतपाल के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, नागेश के दाएं कौन बैठा है। देखिए कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप, सबसे बड़ी बात मैटर ये करती है कि आप किस लाइन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप उस लाइन से स्टार्टिंग कर रहे होना चाहिए जिसमें वो व्यक्ति किसी और लाइन में भी हो। जैसे कि अगर आप इस लाइन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, गिरीश विक्रम यहां पर है, क्या आपको कहीं और गिरीश और विक्रम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो इस लाइन को अभी छूना भी मत। अब दूसरी लाइन देखिए, सतपाल नागेश के बाईं ओर बैठा है, तो सतपाल यहां पर भी है और सतपाल यहां पर भी है, तो आप इस लाइन से स्टार्टिंग मत करिए, आप इस वाली लाइन से स्टार्टिंग करिए, है ना। तो क्या कहा जा रहा है, सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो नागेश को आप कहीं भी बैठा दो। नागेश को मान लीजिए अगर हम साथियों यहां पर बैठा देते हैं, और कहा जा रहा है कि नागेश के बाईं ओर सतपाल बैठा है, यानी कि सतपाल की पोजीशन यहां पर होगी, सतपाल यहीं पर ही तो होगा साथियों, नागेश के बायां यही तो होगा। उसके बाद कहने के सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर अकरम बैठा है, तो सतपाल का बायां दूसरा क्या होगा, एक, और दो दूसरा ये हो जाएगा, यानी कि यहां पर कौन बैठ जाएगा, अकबर बैठ जाएगा। अब देखिए साथियों, अब इस लाइन को देखिए, यानी कि विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर गिरीश बैठा है, तो अगर विक्रम को हम यहां पर बैठा लें, है ना, तो क्या हो जाएगा साथियों, विक्रम के बाएं कितने, विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर अगर विक्रम को यहां पर बैठा लें तो विक्रम का पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये, कि यहां पर गिरीश आना चाहिए, नहीं। अगर हम विक्रम को यहां पर बैठा ले तो बायां देखिए 1 2 3, बिल्कुल यहां गिरीश आ जाएगा। यानी कि अगर विक्रम को हम यहां पर बैठा लेंगे, यहां पर नहीं, यहां पर बैठा ले, तो विक्रम का बायां तीसरा क्या होगा, देखिए 1 2 3, यहां पर आ जाएगा साथियों गिरीश, क्या आ जाएगा, गिरीश आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है। तो साथियों पांचों थे, पांचों के पांच बैठ गए। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि नागेश के दाएं स्थान पर कौन बैठा है, तो नागेश ये बैठा है, नागेश के दाएं स्थान पर विक्रम बैठा है, तो आपके सवाल का जवाब जो होगा वो विक्रम हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। साथियों आप कोशिश कीजिए कि मुझसे पहले आप अपना आंसर बताइए, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, उसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। आप फटाफट साथियों इन सवालों को करते जाइएगा, है ना। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में SHAER को ये क्या लिखा जाता है, 2 1 1 0 2 2 0 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। नाइट को ये सब लिखा जाता है, तो राइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें, जैसे कि देखिए एस के लिए 2 तो आ नहीं सकता, 21 ही आएगा, क्योंकि एस आपका 19 पर होता है, ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2 बढ़ाया गया है, यहां से यहां 2 बढ़ाया गया है। एच 8 पर आता है, तो एच के लिए 8 पर आता है, 2 बढ़ा दिया गया, देखिए 10 हो गया। ई कितने पर आता है, ई की अगर बात करें तो ई भैया की, अच्छा ई क्या, देखिए अगर मान लेते आर की बात करें तो आर किस पर आता है, 18 पर, फिर यहां पर 2 बढ़ा दिया गया, यानी कि ई और ई के लिए कोड जो किया गया है वो 2 और 2 का कोड किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार एन 14 पर आता है, देखिए 16 कर दिया गया। आई जो आता है वो साथियों 9 पर आता है, लेकिन यहां पर क्या किया गया, ये बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा एक काम करिए, टी 20 पर आता है, तो यहां पर 2 बढ़ा दिया गया, 22 कर दिया गया। एच 8 पर आता है, एच के लिए 10 कर दिया गया, ठीक है। अब बचा ये 2, और बचे कौन से, बचे हैं आई और जी, यानी कि आई के लिए 3 होगा और जी के लिए क्या होगा,
जी के लिए साथियों 9 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आर यहाँ पर है, आर के लिए हमने कोड देखा है, आर 18 पर होता है, 20 किया गया, तो यहां पर भी सबसे पहले 20 आ जाएगा साथियों आर के लिए, है ना। आर के लिए साथियों क्या आ जाएगा, आर के लिए सबसे पहले 20। अब देखिए आई के लिए हमने यहां पर आपको बताया था, आई के लिए क्या हो जाएगा, आई के लिए पूरा 3 हो जाएगा, आई के लिए 3 हो जाएगा, तो साथियों आई के लिए यहां पर हम 3 लिख लेंगे। अब देखिए 20 और 3 कहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ इस ऑप्शन में लिखा हुआ है। जी की अगर बात करें, जी का भी कोड हमने देखा था साथियों 9 लिखा हुआ है, तो देखिए 9 यहां पर भी है। और फिर की अगर बात करें एच और टी, एच और टी का कोड क्या है साथियों, 10 और 22 है, तो 10 और 22 तो कुल मिला के मैच जो कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी वाला ही कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके SWEETS को TZKOIN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CHOICE को क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए CS जो होता है ना वो 19 पर होता है, T 20 पर होता है, 1 बढ़ाया गया है, W होता है 23 पर, 3 बढ़ा दिया गया, Z कर दिया गया, और फिर मतलब कुल मिला के जैसे यहां पर किया जा रहा है वैसे हम करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले 1 बढ़ाया गया, तो सबसे पहले 1 बढ़ाएंगे तो डी आना चाहिए, फिर उसके बाद 3 बढ़ाया गया, तो 3 बढ़ाएंगे तो साथियों 11 आ जाएगा, क्या आना चाहिए, तो डी के एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। उसके बाद ई होता है 5 पर, और यहां पर क्या कर दिया गया 11, यानी कि यहां पर तो 6 बढ़ाया गया है, इतना 6 बढ़ाया गया है, तो हम यहां पर भी 6 बढ़ाएंगे, यानी कि यहां पर यू आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ई 5 पर होता है, ये 15 कर दिया, यानी कि अब पूरा पूरा 10 बढ़ाया गया, तो आई में 10 बढ़ाओगे 19 हो जाएगा, 19 पर साथियों एस आता है, तो डी के यू एस, डी के एक सेकेंड, अच्छा हाँ, डी के यूएस कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सी नहीं बल्कि बी में लिखा हुआ है, तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए साथियों आपका सही जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि सी ने बी से एक मशीन खरीदी, जिसने इसे, मैथ के सवाल हैं साथियों ये, जिसने इसे ए से खरीदा था, ठीक है। सी ने मशीन को 9,360 रुपए में खरीदा था, इस बिक्री पर ए और बी को क्रमशः 30% और 20% का लाभ अर्जित किया, तो ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा। अच्छा सबसे पहले हम ये निकाल सकते हैं कि ए ने, है ना, ए ने किस मूल्य पर खरीदा, ए ने किस मूल्य पर खरीदा, क्या साथियों ए ने किस मूल्य पर खरीदा, ये निकाल सकते हैं हम। और ये हम मान लेते हैं साथियों, मान लीजिए एक्स मूल्य पर खरीदा, तो सबसे पहले तो ए खरीदेगा ना, फिर ए देगा बी को, फिर बी देगा सी को, यही तो मैटर चल रहा है यहाँ पर। तो ए ने मान लीजिए जो खरीदा वो एक्स पर खरीदा, अब कहा जा रहा है कि ए ने जो लाभ कमाया वो 30% का लाभ कमाया, यानी कि इस मूल्य से जो बेचा है वो 30% लाभ पर बेचा है, तो जाहिर सी बात है 130% में बेचेगा। फिर ये बी को बेचा गया है, और फिर बी ने क्या किया, बी ने इसको 20% लाभ पर बेचा, यानी कि बी ने 120% में बेचा होगा, ठीक हो, तब ये जाकर सी को मिला है, और तब ये जाकर सी को कितने रुपए में मिला है, 9,360 रुपए में मिला है, ठीक है, 9,360 रुपए में मिला है। तो बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, ये एक्स का मान आ जाएगा, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा, इसमें से एक्स जो निकलेगा वो ये होगा कि ए ने किस मूल्य पर खरीदा। तो जब आप ये निकाल लेंगे कि ए ने किस मूल्य पर खरीदा, तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि ए ने उसको किस मूल्य पर बेचा होगा। अरे भाई ए ने 30% लाभ पर बेचा है, तो सबसे पहले ये निकालिए एक्स की वैल्यू। देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, छंग आ जाएगा, पंजे आ जाएगा, है ना। अब अगर साथियों यहाँ पर बात करें, एक्स बराबर आपका क्या हो गया, 9360 गुणा 5 गुणा, है ना, ये आपका 050 आ जाएगा, और 13 गुणा 6 आ जाएगा, 13 गुणा 6 आ जाएगा। अगर हम साथियों इसको कट करें तो देखिए 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 दूना 26, जीरो आ गया, और 6 से अगर इसको कट करें तो साथियों 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि कितना आ गया है, एक्स बराबर अगर बात करते हैं साथियों 12 पंजे 60, यानी कि 6,000 आ गया है। तो मैं कहूंगा कि ए ने उसको 6,000 रुपए में खरीदा, तो 6,000 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में ये पूछा जा रहा है, तो भैया 30% के लाभ पर बेचा था, यानी कि 130% पर बेचा होगा। तो जीरो से साथियों जीरो कैंसिल, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, यानी कि ए ने जो बेचा वो उसको 7800 रुपए में बेचा। तो 7800 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, कह रहे कि 11 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद साथियों 15 है, उसके बाद 41 है, तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, आप लोग मुझे बताइए। अच्छा यहाँ पर अगर 11 से 9 करेंगे तो 2 घटाया गया, ठीक है, फिर 9 से 15 यानी कि फिर 6 प्लस किया गया है, और फिर तो भाई बहुत ज्यादा प्लस कर दिया गया, तो ये तो लॉजिक नहीं बन पाएगा आपका, कोई दूसरा तरीका देखिए।
एक काम साथियों करिए आप, है ना, एक काम आप ये कर सकते हैं कि अगर हम 11 एकम 11 कराएं, 11 की गुणा 1 से करा दें और यहाँ पर 2 घटा दें, 11 एकम 11, 2 घटेगा 9 आ जाएगा। और फिर उसी प्रकार 9 की गुणा 2 से कर दें, 9 दूना 18, और अब यहाँ पर 3 घटा दें तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार 15 की गुणा साथियों हम किससे करा दें, 3 से करा दें, 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 और 4 घटा दें तो 41 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, 1 से गुणा कराई, 2 से कराई, 3 से कराई, तो अब 4 से गुणा कराएंगे और उसमें कितना घटाएंगे, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, तो जाहिर सी बात है 5 घटाएंगे। तो 41 की गुणा 4 से कराओगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, उसमें 5 घटा दोगे तो 159 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या 159 आएगा? अगर ऑप्शन में 159 है तो यही हमारा आंसर है। और बिल्कुल साथियों 159 ऑप्शन नंबर डी वाले में 159 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। यानी कि यहाँ पर 3 लेटर वो कौन से होंगे ये आपको बताने। देखिए ए जेड के, ई वी एन, आई आर क्यू, ओ एल टी। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें ए से ई हुआ है और ई से आई हुआ है तो कुछ समझ में आया आपको, 4 बड़ा है ना, और ई में भी साथियों आई होने में 4 बड़ा है, तो यहाँ भी 4, अच्छा यहाँ 4 नहीं बड़ा है, यहाँ तो 4 बड़ा है, यहाँ भी 4 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर फिर आई से 15 हुआ है ना, 9 से 15 हुआ, 6 बड़ा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। एक बार देखिए जब डबल यहाँ पर हुआ तो डबल यहाँ पर भी होगा, 6 6। तो अगर ओ में हम 6 बढ़ाते तो साथियों मेरे हिसाब से यू आ जाएगा। क्या यू कहीं ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब देखिए जेड से यहाँ पर, या एक तरीके से के से कर लेते, के से यहाँ पर एन हुआ है, 11 से 14 हुआ है, 12 13 14 यानी कि 3 बड़ा है। और एन से यहाँ पर क्यू हुआ है 17 यानी कि 15 16 17 फिर 3 बड़ा है। और क्यू से टी हुआ है फिर से 3 बड़ा है। तो अगर यहाँ पर आप टी 3 बढ़ाओगे तो मैं कहूँगा यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। और यू और डब्ल्यू कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो इसलिए आपका ये आंसर होगा। बाकी आपको कुछ नहीं चेक करना है, ऐसे ही आपको मिल जाए आंसर, आंसर आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि NEXT को MODFWYSU लिखा जाता है, CLOC को सातु क्या लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है, जैसे कि ये 4 लेटर हैं, कितने लेटर हैं? 4 लेटर। और ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि N आता है, देखिए 14 पर N से पहले आता है M और N के बाद आता है O, ठीक है। ई आता है, ई के पहले आता है डी और ई के बाद आता है एफ, एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, एक्स के बाद आता है वाई, और टी से पहले आता है एस और टी के बाद आता है यू। यहां पर भी यही लॉजिक लगेगी, जैसे सी लिखा है ना, सी से पहले आता है बी और सी के बाद आता है डी, एल से पहले आता है के और एल के बाद आता है एम, एम से पहले आता है एन, एन के बाद आता है पी, सी से पहले बी आता है और बाद में डी आता है, के से पहले जे आता है और बाद में सातों एल आता है। तो ये कहां पर लिखा हुआ है देखिए, मुझे बताइए। बी डी के नहीं, बी डी के एम, बी डी के एम, एन पी बी डी जे, जे यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ये देख लीजिए, बी डी के एम एन पी और बी डी जे एल, ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और साथों मुझे बताइए आंसर आपका क्या होगा। कहने कि अब यहां पर आपको बताना है कि 3 तो किसी ना किसी प्रकार से समान है, लेकिन उसमें से एक अलग है, उस अलग वाले को ही आपको यहां पर बताना है। देखिए अब जैसे कि यहां पर अगर हम लोग बात करें, जिसके ये टी है, टी से पी हुआ है, तो यहां पर कितना बड़ा है साथियों? 4 घटाया गया है, 20 पर होता है, ये 16 पर होता है। यहां पर अगर बात करें साथियों कितना 4 घटाया गया है, और यहां पर भी साथियों लगभग 4 घटाया गया। और यहां पर अगर बात करें बी से पहले ए और फिर जेड और फिर वाई, है ना, डब्ल्यू, यहां पर भी कितना घटाया गया देखिए जरा, ए और फिर जेड और फिर वाई और फिर एक्स, है ना, वाई जेड, हाँ 4 घटाया गया, यहाँ पर भी 4 घटाया गया है। अब इसको देखिए, ये 23 पर होता है, ये आर 18 पर होता है, तो कितना घटाया गया है? यहाँ पर 5 घटाया गया है। के से एफ हुआ, यहाँ पर भी 5 घटाया गया है। यू से पी हुआ, यहाँ पर भी 5 घटाया गया है। ई से वी हुआ है, यहाँ पर अब 5 नहीं घटाया गया, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा घटा दिया गया। तो कुल मिला के ये सबसे अलग हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा तो सबसे विषम हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों अब यहाँ पर आप लोग मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, है ना। तो इस सवाल में साथियों आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। कह के 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार को बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में अगर पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? अब देखिए 22 पुरुष हैं
2 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना होता है साथियों, 44 काम होता है। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि टोटल काम कितना है, टोटल काम 44 है, ठीक है। और ये 2 दिन में काम होता है, 22 लोग काम करते हैं तो 44 काम है। कह रहे हैं कि उसी काम को आधे दिन में, यानी कि अगर इसके आधे दिन में काम करना हो, देखिए अगर एक दिन में, जैसे कि अगर बात करते हैं यहां पर हम लोग अभी 22 पुरुष काम कर रहे हैं, 2 दिन में काम हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये काम एक दिन में हो तो हमें 22 लोग के डबल लोग चाहिए होंगे, हमें 44 लोग चाहिए होंगे। कितने लोग, 44 लोग चाहिए होते हैं। लेकिन यहां पर यानी कि एक दिन नहीं बल्कि आधे दिन में काम करना हो, तो अगर साथियों आधे दिन में काम करना हो तो हमें 44 के भी डबल लोग चाहिए होंगे, यानी कि 88 लोग चाहिए होंगे। तो 88 कहां पर लिखा है, 88 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर आपने वही वस्तु खरीदी है और जिस मूल्य पर वस्तु आपने बेची है वो उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। देखिए कोई वस्तु 80% की हानि पर बेची गई है, यानी कि अगर आप 80% हानि पर बेची गई है साथियों, मान लीजिए लाए थे आप सातों 100 रुपए की और आप 20% हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि आप उसको 80 रुपए में बेच रहे हैं, तभी तो 20% की हानि होगी। तो बस इसका और इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी कि अगर बात करें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ चुका है 5:4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का जो अनुपात है वो 4:7 है। पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, मिलाना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर एक मिश्रण है साथ तो उसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है, मान लेते हैं 4x है और 7x है, यहां पर लिखा हुआ है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों टोटल कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, सॉरी 11x हो जाएगा, यानी कि 11x की जो वैल्यू है वो साथियों 110 लीटर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, x की लीटर, x की वैल्यू साथियों 10 आ जाएगी यहाँ पर, है ना। यानी कि टोटल अगर बात करते हैं साथियों, और यहां पर अब क्या कहा जा रहा है, यहां पर साथियों आपसे कहा जा रहा है कि 8:7 करने के लिए, यानी कि 8x और साथियों एक तरीके से बात करें 7x, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 15x हो जाएगी। तो x बराबर साथियों 10 है तो 15x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो कुल मिला के पहले कितनी हो रही थी, 110 लीटर थी, अब जब इस अनुपात में अगर करें तो 150 हो गई। तो कितने लीटर यहाँ पर बढ़ती किया गया है, 40 लीटर बढ़ती किया गया है। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा साथियों, 40 लीटर पानी मिलाना होगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है, बताइए। चलिए आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करते हैं, यानी कि उस वस्तु का मूल्य 100 है और वो अंकित कितना कर देता है, 50% ज्यादा, यानी कि 150 वो अंकित कर देता है। यानी कि यदि 20% की छूट देता है, 20% की छूट किस पर देगा, इस पर 150 पर अगर वो 20% की छूट देगा, यानी कि वो 80% में इसको बेचेगा, तो लाभ होगा या हानि होगी। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। अब लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, भाई लाभ ही हो रहा है। 100 की वो लाया था, है ना, 150 तो अंकित किए, लेकिन उसने कहा 20% की छूट देंगे तो 80% में बेचा, तो वो वस्तु 120 रुपए की जाकर बिकी। 100 रुपए की लाया था, 120 में बेच रहा है, साफ साफ साथ 20% का लाभ हो रहा है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए साथियों सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है, 4500 भाग 9 प्लस 1800 गुणा 2 माइनस 310 गुणा 7, इसको सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले आप भाग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पंजे 45, इसकी जगह पर 50 आ जाएगा, सॉरी 500 आ जाएगा, और 18 दूना कितना होता है 36, यानी कि 3600 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21 आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इनको जोड़ोगे तो ये 4100 हो गया। 4100 में से आपको 2170 को घटाना होगा, बस 4100 में से आपको क्या करना होगा, 4100 में से साथियों आपको 2170 को यहाँ पर घटाना होगा। तो 0 आ गया, 3 आ गया, ये 40 हो गया, ये साथियों 19, यानी कि 1930 यहाँ पर बचेगा। 1930 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है और Q
P का Z/3% है तो Z का मान आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे कि P का 35% यानी कि P गुणा 35/100 हो जाएगा। ये जो है ना ये साथियों Q के 60% के बराबर है तो Q गुणा 60/10 हो जाएगा। अब नीचे 100 है, इधर भी उधर भी 100 से 100 कैंसिल आपका हो जाएगा। अब इसको अगर कट करें 5 7 35 और 5 यहाँ पर 12 आ जाएगा, है ना। तो ये तो हमें P/Q का अनुपात पता चल गया। P और Q का अनुपात कितना निकला, अगर P 12 है तो Q साथियों 7 होगा, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया है कि Q P का Z/3% है तो साथियों P कितना है, P 12 है यानी कि 12 का मतलब गुणा Z/3% की अगर बात करें तो साथियों 100 आ जाता है ना। और ये क्या है, ये साथियों एक तरीके से बात करें तो ये Q है ना। तो 7 यहां पर आ जाएगा, Q यहाँ 7 यहां पर आ जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको साथियों आपको कैलकुलेट करना है और Z का मान निकालना है। चलिए तो ट्राई करते हैं साथियों हम लोग कैसे। यहाँ पर क्या होगा, 3 से अगर कट करें तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से कट करें तो 25 हो जाएगा, 25 की गुणा 7 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। यानी कि Z बराबर कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। 175 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने कि 49 गुणा 4 भाग 28 ये सब लिखा हुआ है ना, प्लस 56 भाग 7 गुणा 8 माइनस 784 भाग 28 प्लस 14 गुणा 2, इसका मान आपको बताना है। अब देखिए कहीं भी अगर भाग आपको दिख रहा है ना, तो आप उसको क्या कर दीजिए साथियों, आप उसको भाग में कैसे कर सकते हैं। देखिए 49 गुणा, है ना, तो यहाँ पर साथियों आपका क्या हो जाएगा, 4/28 हो जाएगा, प्लस आपका एक तरीके से बात करें यहाँ पर साथियों 56/7 हो जाएगा, गुणा 8 आ गया, माइनस 784/28 आ जाएगा, प्लस आपका 14 दूना 28 आ जाएगा। इसको अगर कट करें साथियों, देखिए इस 7 से कट करें, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यहाँ पर 8 आ गया। 4 से कट करें साथियों, 4 सत्ते 28, 7 आ गया। और 7 से कट करें तो साथियों पूरा 49 आ गया। तो अब आपके पास 7 गुणा 8 8 64 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको भी जरा साथियों कट करिए। 7 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 7 चौक 28 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। 4 से कटे तो 4 दूना 8 हो गया, 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो गया। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर 28 प्लस 28 आ गया। अब देखिए ये प्लस का 28, ये माइनस का 28 तो कैंसिल हो जाएगा। 7 और 64 कितने होते हैं, मैं कहूँगा 71 होते हैं। तो 71 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसे लगे साथियों आपको ये क्वेश्चन, अगर पसंद आए हो तो एक बार साथियों इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। उसके अलावा मैं आपको साथियों बता देना चाहता हूं कि अगर आपने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की पीडीएफ साथियों अगर आपने अभी नहीं ली है तो इस पीडीएफ को साथियों ले लीजिएगा। ये आपके पेपर को क्रैक कराने में साथियों आपकी बहुत मदद करेगी, है ना। आपको यहाँ पर साथियों 4 पीडीएफ दी जानी। अगर इन 4 पीडीएफ को आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो मेरा मानना है पेपर आपका रुकेगा नहीं। देखिए पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है 10 मॉडल पेपर की। एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, है ना। रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे लगभग 30 सवाल, मैथ के क्वेश्चन 30 सवाल, और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के 40 सवाल, और सॉल्यूशन के साथ साथियों आपकी ये पीडीएफ होगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर आपको PYQ भी दिए जा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि 50 से 60% एग्जामिनर PYQ से ही क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा साथियों आपको तीसरी पीडीएफ दी जा रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, और चौथी पीडीएफ दी जा रही है साथियों वन लाइनर जीके के वन लाइनर क्वेश्चन, है ना। जीके के वन लाइनर क्वेश्चन की भी साथियों पीडीएफ आपको दी जा रही है। तो ये चारों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों अपने एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से अगर आप देख लेंगे तो ये आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, क्योंकि ये 10 मॉडल पेपर वाली पीडीएफ जो है ना, ये आपकी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हर एक टाइप का रीजनिंग और मैथ के सवाल को कवर अप किया गया है। तो कुछ नहीं पढ़ सकते तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा अपने शिफ्ट में जाने से पहले। चलिए तो साथियों मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, उस प्लेलिस्ट को अपने एग्जाम से जाने से पहले एक बार पूरा देख लेना डबल स्पीड के साथ। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।